नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इतिहास की बात में। 18वीं शताब्दी का भारत एक ऐसे संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा था जहां एक ओर मुगल साम्राज्य की विशाल प्राचीरें ढह रही थी और दूसरी ओर क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने भारतीय राजनीति को एक नया आयाम प्रदान किया था। इस कालखंड में जिस शक्ति ने सर्वाधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह था मराठा साम्राज्य। मराठा शक्ति का यह अभूतपूर्व उत्कर्ष केवल सैन्य विजयों की एक श्रृंखला मात्र नहीं था, बल्कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बोए गए हिंदवी साम्राज्य के बीज का एक विशाल वटवृक्ष के रूप में रूपांतरण था। इस रूपांतरण की प्रक्रिया में दो व्यक्तियों का योगदान आधारशिला के समान है, पेशवा बाजीराव प्रथम और महादजी सिंधिया। जहां बाजीराव प्रथम ने साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण की ओर संकीर्णता से निकालकर उत्तर भारत के विशाल मैदानों तक पहुंचाया, वहीं महादजी सिंधिया ने पानीपत के विनाशकारी तीसरे युद्ध के उपरांत साम्राज्य के गौरव को पुनः प्राप्त किया और मराठा सैन्य तंत्र को एक आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। मुगल सम्राट औरंगजेब की 1707 में मृत्यु ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न कर दी थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी अक्षम थे। वे मुगल दरबार आंतरिक षड्यंत्रों का अखाड़ा बन चुका था। इसी समय छत्रपति शिवाजी के पुत्र शाहू महाराज जी की मुगल कैद से रिहाई ने मराठा राजनीति में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। शाहू महाराज ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए शासन की प्रणाली शक्तियां पेशवा के पद को सौंपी, जिससे भट्ट परिवार मराठा साम्राज्य की वास्तविक धुरी बन गया। बाजीराव प्रथम के पिता बालाजी विश्वनाथ ने मराठा प्रशासन को व्यवस्थित किया और दिल्ली के दरबार में मराठों की साख स्थापित की। 18वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में मराठों के समक्ष दो मुख्य चुनौतियां थी। पहली, दक्षिण में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की विस्तारवादी नीति महत्वाकांक्षाएं और दूसरी, उत्तर भारत के उपजाऊ क्षेत्रों मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर नियंत्रण स्थापित करना। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मराठा नेतृत्व को एक ऐसे सेनापति की आवश्यकता थी जो न केवल युद्ध के मैदान में अपराजेय हो, बल्कि मुगलों की गिरती हुई स्थिति का लाभ उठाने के लिए भी पर्याप्त रणनीतिक दृष्टि रखता हो। बाजीराव प्रथम ने इसी आवश्यकता को पूर्ण किया। 17 अप्रैल 1720 को छत्रपति शाहू ने मात्र 19 वर्ष की आयु में बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव का प्रारंभिक जीवन सैन्य शिविरों में बीता, जहां उन्होंने अपने पिता बालाजी विश्वनाथ के साथ रहकर युद्ध और कूटनीति के गुण सीखे। बाजीराव के पेशवा पद पर अभिषेक ने मराठा दरबार के पुराने और वरिष्ठ मंत्रियों जैसे श्रीपतराव प्रतिनिधि और अनंतराम सुमंत के भीतर ईर्ष्या और असंतोष उत्पन्न कर दिया। हालांकि शाहू महाराज का अटूट विश्वास बाजीराव की सबसे बड़ी शक्ति थी। बाजीराव की सैन्य प्रदर्शन आक्रमण नीति गति पर आधारित थी। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया कि रक्षात्मक युद्ध नीति से स्वराज की रक्षा नहीं की जा सकती। उसके द्वारा दिया गया प्रसिद्ध तर्क, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी, मराठा विस्तारवाद का मूल मंत्र बना। यहाँ वृक्ष मुगल सत्ता थी और तना दिल्ली का शासन। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि मराठा ध्वजा अटक की दीवारों पर फहराई जाए तो भारत पुनः एक अखंड शक्ति बन सकता है। रणनीतिक नवाचार और गनीमी कावा का परिकरण, बाजीराव प्रथम ने शिवाजी महाराज द्वारा विकसित की गई गुरिल्ला युद्ध नीति को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने मराठा घुड़सवारों को हल्के उपकरणों के साथ लंबी दूरी तय करने के लिए प्रशिक्षित किया, जिससे वे शत्रु की रसद व्यवस्था और संचार लाइनों को काट सकें। ब्रिटिश फील्ड मार्शल बर्नार्ड मोंटगोमरी ने बाजीराव की पालखेड़ रणनीति का अध्ययन किया और उन्हें सर्वज्ञ घुड़सवार सेनापति की संज्ञा दी। बाजीराव की सेना भारी तोपखाने पर निर्भर नहीं थी,
क्योंकि उनका मानना था कि भारी हथियार सेना की गति को बाधित करते हैं। इसके स्थान पर वे पैथियन वारफेयर के उस्ताद थे, जिसमें रात में मार्च करना, अचानक हमले करना और फिर तेजी से पीछे हटना शामिल था। पालखेड़ का युद्ध और निज़ाम का प्रभाव। हैदराबाद का निज़ाम उल मुल्क 18वीं सदी का सर्वाधिक चतुर राजनेता माना जाता था। उसने मराठों के आंतरिक मतभेदों को हवा देने के लिए कोल्हापुर के संभाजी द्वितीय का समर्थन किया और चौथ वसूली के अधिकारों को चुनौती दी। बाजीराव ने निज़ाम की इस चुनौती को स्वीकार किया। 1728 के पालखेड़ अभियान में बाजीराव ने निज़ाम की शक्तिशाली तोपखाने वाली सेना को एक ऐसे जलविहीन और दुर्गम क्षेत्र में खींच लिया जहां उनके पास पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था। बाजीराव की सेना ने लगभग 2000 किलोमीटर का चक्कर लगाकर निज़ाम की राजधानी हैदराबाद को खतरे में डाल दिया, जिससे विवश होकर निज़ाम को पालखेड़ की ओर बढ़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ निज़ाम की सेना रसद की कमी के कारण भूख और प्यास से तड़पने लगी और अंततः उसे 6 मार्च 1728 को मुंगी पेठन की संधि करनी पड़ी। इसी संधि ने शाहू महाराज की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित किया। 1729 में बुंदेलखंड के वृद्ध राजा छत्रसाल को मुगल जनरल मोहम्मद खान बंगश ने जैतपुर के किले में घेर लिया था। छत्रसाल ने बाजीराव को एक मार्मिक पत्र लिखकर सहायता की प्रार्थना की। बाजीराव ने अपनी सेना के साथ अत्यंत तीव्र गति से कूच किया और बंगश की सेना को परास्त कर दिया। कृतज्ञ होकर छत्रसाल ने बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र माना और अपनी जागीर का 1/3 हिस्सा उन्हें उपहार स्वरूप दिया। इसी समय बाजीराव को छत्रसाल की पुत्री मस्तानी भेंट स्वरूप मिली। यद्यपि बाजीराव और मस्तानी के प्रेम संबंध मराठा दरबार और ब्राह्मण समुदाय के बीच विरोध का कारण बने, लेकिन रणनीतिक रूप से बुंदेलखंड मराठों के लिए उत्तर भारत में प्रवेश का द्वार बन गया। भोपाल का युद्ध और मालवा पर संप्रभुता। बाजीराव के सैन्य कैरियर का चरमोत्कर्ष 1737 में दिल्ली पर उनके साहसपूर्ण दावे और उनके उपरांत हुए भोपाल के युद्ध में देखने को मिलता है। बाजीराव ने आगरा और मथुरा की मुगल छावनियों को चकमा देते हुए सीधे दिल्ली के तालकटोरा क्षेत्र पर प्रहार किया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह इतना भयभीत हो गया कि उसने फिर से निज़ाम उल मुल्क को सहायता के लिए बुलवाया। दिसंबर 1737 में भोपाल के पास दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। निज़ाम के पास 70,000 की विशाल सेना और आधुनिक तोपें थी, जबकि बाजीराव की शक्ति उनकी 80,000 घुड़सवार सेना थी। बाजीराव ने यहाँ फिर से अपनी ब्लॉकेड घेराबंदी रणनीतिक रूप से उसका उपयोग किया। उन्होंने निज़ाम की सेना को भोपाल शहर के भीतर सीमित कर दिया और उनकी रसद आपूर्ति को पूरी तरह नष्ट कर दिया। निज़ाम की सेना ने रसद के अभाव में टूटने लगी तो उसे 7 जनवरी 1738 को दोराहा की संधि करनी पड़ी। इस संधि के माध्यम से मुगलों ने नर्मदा और चंबल नदियों के बीच का संपूर्ण मालवा क्षेत्र मराठों को सौंप दिया और युद्ध के हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए दिए। पेशवा बाजीराव प्रथम की सफलता का एक बड़ा श्रेय उनके द्वारा तैयार किए गए युवा कमांडरों की टीम को जाता है। इसमें राणोजी सिंधिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। राणोजी का परिवार सतारा जिले के कन्हर खेड़ गांव का पाटिल था। राणोजी के पूर्वज बहमनी सल्तनत के अधीन शिलेदार के रूप में सेवा करते थे। राणाजी ने अपनी सेवा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय शुरू की और धीरे धीरे बाजीराव के व्यक्तिगत सहायक और विश्वास पात्र बन गए। राणोजी का उत्कर्ष और मालवा का प्रशासन। राणोजी सिंधिया के बारे में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक विवरण उनके द्वारा बाजीराव की खड़ाऊ उठाने की कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा है, जिसने पेशवा को अत्यंत प्रभावित किया। 1726 में बाजीराव ने राणोजी, मल्हारराव होलकर और पवार बंधुओं को मालवा के चौथ संग्रह का अधिकार सौंपा। 1731 में राणोजी ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और वहां महाकालेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। राणोजी एक बेबाक और निर्भीक सेनापति थे जो अपने स्वामी के प्रति अडिग निष्ठा रखते थे। जहां पवार बंधुओं की वफादारी पर कभी कभी संदेह किया जाता था,
वहीं राणोजी और मल्हारराव होलकर बाजीराव के दो हाथ माने जाते थे। राणोजी ने अपने शासनकाल में सिंधिया रियासत को एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया। 1745 में उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पुत्रों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय मराठा साम्राज्य अपनी भौगोलिक सीमाओं पर के चरम पर था। मराठा सेनाओं ने अटक तक अपनी ध्वजा फहरा दी थी, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान आक्रमण ने इसे गौरव को चुनौती दी। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में यह युद्ध हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। सदाशिव भाऊ और विश्वासराव के नेतृत्व में मराठा सेना ने वीरता से युद्ध लड़ा, लेकिन रसद की कमी, आंतरिक मतभेद और भारी ठंड ने मराठों की पराजय सुनिश्चित कर दी। सिंधिया परिवार के लिए पानीपत एक भारी आघात था। दत्ताजी पहले ही मारे जा चुके थे और पानीपत के मैदान में जनकोजी सिंधिया और तुकोजी सिंधिया भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस नरसंहार के उपरांत ऐसा प्रतीत होने लगा था कि सिंधिया वंश और मराठा साम्राज्य दोनों का अंत निकट है, लेकिन इसी विनाश की राख से महादजी सिंधिया का उदय हुआ। तो दोस्तों, ये थे द ग्रेट मराठा। तो इससे आगे का भाग अगली कहानी में। तो इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।